गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 11वीं की आरंभ है। 11वां में आज हम लोग ऑनलाइन का पहला क्लास लेने जा रहे हैं। पहले हम कुछ रूल और रेगुलेशन समझा दें, इसमें क्या क्या करना होगा। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स 11th में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सिलेबस क्या है 11th का, किन मैथ्स में किन टॉपिक्स को ज़्यादा हम लोग को कवर करना है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। उसके बाद आज कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, क्यों करेंगे, और उस चैप्टर का आज हम शुभारंभ कर देंगे। ठीक है, पहला पार्ट में क्लास 11 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में हमको जानना है। जहाँ तक कि दिख रहा होगा क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स है। तो एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि 11th का मैथ्स का रिलेशन 12th के मैथ्स से रिलेशन से क्या है, काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि 11th का मैथ यहाँ पर देने से 12वां का मैथ वहाँ पर आपका मैथ बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 11th का मैथ अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देने से 12वां का मैथ और अच्छे तरीके से हमारा बेहतर हो जाता है। 11th के मैथ का कुछ चैप्टर ऐसा पार्ट है, कुछ पार्ट ऐसा है जिसका जड़ यहाँ से मिलेगा, बेसिक यहाँ से मिलेगा, और 12वें में हम लोग को काफ़ी व्यापक स्तर में उसको देखना है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 11th का मैथ्स का पढ़ाई जो है काफ़ी बहुत उपयोगी है। बहुत सारे बच्चे 12वें में डायरेक्ट आपको मैथ्स पढ़ने लगते हैं, तो उनको मैथ समझ में नहीं आता, चूँकि 12वां का मैथ अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को 11th के मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है। 11th के मैथ में हमारा जो आप लोग का सिलेबस है, वह सिलेबस क्या है वो मैं बता देता हूँ। सिलेबस जो है आप लोग का कुछ ऐसा सिलेबस है जो आप विगत पिछले आपको जो क्लास 10th होगा उसमें आप लोग पढ़े होंगे। जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ट्राइगोनोमेट्री, और यहाँ पर भी आपको क्लास 11th में भी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना है। तो इन दोनों ट्राइगोनोमेट्री के रिलेशन में काफ़ी डीप है। हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे ट्राइगोनोमेट्री, वह बेसिक हो जाएगा क्लास 11th के लिए। और मज़े की बात तो ये भी है कि क्लास 11th का जो ट्राइगोनोमेट्री है वह जो है आपको क्लास 12वां में एक चैप्टर आता है, और एक चैप्टर भी आता है इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन और कैलकुलस, जो कि 80 से 90 नंबर का 100 में रहता है। वो बिना त्रिकोणमिति के संभव नहीं है, इसलिए क्लास 11 पढ़ना अति आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हुआ एक चैप्टर से। दूसरा जो हमारा चैप्टर है 11th का, वह 10th से मैच करता है। वो चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोग पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो वो भी आपको क्लास 11th में समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, और 12वां में समांतर श्रेणी पढ़ना नहीं है, लेकिन ये 10th से मैच खाने वाले चैप्टर नंबर ये 2 हुआ। पहला त्रिकोणमिति, दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वह है आपका 11th का, जो कि 10th से मैच करता है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग वहाँ भी पढ़े होंगे। तो क्लास 10th में जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, वह क्लास 11th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बेसिक फंडा हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्लास 11th का मैथ्स का जो बुक है, वो बुक हम लोग लेकर के चलते हैं केसी सिन्हा, जो कि स्टूडेंट पेट्स की बुक आती है, काफ़ी फेमस बुक भी है। ये बुक जो है आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा है फर्स्ट पार्ट केसी सिन्हा आता है, और एक आता है हमारा सेकेंड पार्ट आता है। एक हमारा फर्स्ट पार्ट केसी सिन्हा आता है और एक हमारा सेकेंड पार्ट आता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल फर्स्ट पार्ट पर गौर करेंगे लगभग 3 से 4 मंथ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको अभी यदि बुक बाय करना है, ख़रीदना है, तो फर्स्ट पार्ट आपको खरीदना आवश्यक होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का क्या सिलेबस है वो भी मैं बता दूंगा, सेकेंड पार्ट का क्या सिलेबस है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक ना। तो अच्छा, अब क्या है कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हम लोग का बुक चलता है 11th में, और 12वां में भी 2 पार्ट चलता है। स्पष्ट है। अब देखिए इस फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमारा क्या क्या सिलेबस है वो समझते हैं। तो उसको हम सीरीज के बीच से बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप मैथ्स का जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमने एक लिया फर्स्ट पार्ट
और एक हमारा है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सिलेबस यदि देखा जाए तो क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में आप लोग को सबसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू बुक में लेसन के हिसाब से नहीं आ रहा हूँ, मैं यूनिट के हिसाब से आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट लेसन जो पढ़ना है वह है हमारा सेट्स। सेट्स को हिंदी में कहते हैं समुच्चय, ठीक है, पढ़ना है। पहला चैप्टर जो हमारा है, सिलेबस जानना जरूरी है, ओके। सेट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब ये सेट्स जो है आप लोग के लिए नया होगा, क्योंकि ये आप कभी पढ़े नहीं, ओके। अब देखिए दूसरा चैप्टर इसका आता है रिलेशंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध। रिलेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है संबंध। ये भी आपको नया चैप्टर होगा। मज़े की बात तो ये है कि कौन सा चैप्टर 12th में सहायता करेगा उसको इंडिकेशन आप लोग हम लास्ट में बगल में लिख देते हैं। जैसे ये रिलेशन जो है ये आपको 12th में भी हेल्प करता है। ये आपको 11th में पढ़ना ही है, लेकिन इसका हेल्प जो है हमारा ज़्यादा हेल्पफुल होता है 12वीं में, ठीक है। तीसरा जो मेरा चैप्टर आता है, थर्ड जो मेरा चैप्टर है वो है आपका कौन, वो है आपका इसके बाद सेट्स, उसके बाद रिलेशन हो गया, तब आता है हमारा ट्राइगोनोमेट्री। ध्यान दीजिएगा, तब हमारा जो चैप्टर आता है वह है ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री को आप लोग जानते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इसका स्टार्टिंग कहाँ से है वो हम लोग देखेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्री आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब इस त्रिकोणमिति का हेल्प होगा, एक्यूरेट हमारा 12वां में पढ़ना नहीं है, ये हेल्प होगा हमको 12वां में, ठीक है, त्रिकोणमिति। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा चैप्टर है वो है आपका, पहला हमारा कौन सा हो गया, सेट्स हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, रिलेशन, जिसको कि हम लोग संबंध कहते हैं। और तीसरा जो मेरा चैप्टर है वो है आपका त्रिकोणमिति। हाँ, फोर्थ नंबर जो हमारा त्रिकोणमिति का बहुत सारा ब्रांच, त्रिकोणमिति में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो हम पूरा डिटेल नहीं, बस एक चैप्टर का यूनिकली हम नाम ले रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। त्रिकोणमिति के बाद हम लोग को जो चैप्टर आता है उसी के त्रिकोणमिति के बाद आता है सीक्वेंस। ध्यान दीजिएगा, नहीं अलजेब्रा आ जाता है, अलजेब्रा। अब इस अलजेब्रा का पार्ट देखो, मजे की बात तो ये है कि इस अलजेब्रा की पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक नया चैप्टर आप लोग पढ़िएगा जो कि पढ़े नहीं हैं, वह है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा जो इसमें पार्ट आता है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। तीसरा जो हमारा अलजेब्रा का पार्ट आता है वह है बाइनोमियल थ्योरम। ये सब आप लोग पढ़े नहीं हैं, बस हम एक सिलेबस आप लोग को बता रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विपद, ठीक है, द्विपद प्रमेय, है ना, द्विपद प्रमेय। अगला जो मेरा पार्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, अलजेब्रा का ही पार्ट है ना। इसके बाद आता है क्या, तो सीक्वेंस एंड सीरीज। इसी को कहते हैं क्या, आपको क्या कहते हैं, श्रेणी एवं श्रेणी, है ना। तो ये अलजेब्रा का 4 पार्ट आप लोग को पढ़ना है। क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, बाइनोमियल थ्योरम, आपको द्विपद प्रमेय, सीक्वेंस एंड सीरीज, श्रेणी एवं श्रेणी। देखिए यहाँ पर आकर के आपका फर्स्ट पार्ट बुक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बीच में कुछ और चैप्टर हैं जो कि आपको ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, उसको मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट में कौन कौन चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है, समुच्चय, रिलेशन, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा। इसमें से सबसे बड़ा व्यापक चैप्टर माना जाता है, सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो आपका है त्रिकोणमिति,
वो डबल स्टार आप लगा दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी लंबा भी चैप्टर है। उसके बाद अलजेब्रा आता है और ये दोनों बहुत छोटा चैप्टर है। तो मुख्य रूप से फर्स्ट पार्ट के बुक में हम लोगों को त्रिकोणमिति और अलजेब्रा पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना होगा? त्रिकोणमिति और अलजेब्रा। सेट्स रिलेशन पढ़ना नहीं होगा उतना, ठीक है। हम खासकर मैं सेट और रिलेशन को मैं तब पढ़ाता हूँ जब 12वीं क्लास स्टार्ट करते हैं, तब चूँकि फिर से हमको यहाँ पर आना पड़ता है। तो मैथ्स पढ़ाने का टेक्निक है, ऐसा नहीं होता है कि आए चैप्टर नंबर 1 चालू कर दिए, क्योंकि इसका कहाँ स्कोप है उसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको मैथ्स में त्रिकोणमिति चालू किया जाएगा, ट्रायगोनोमेट्री, स्पष्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का सिलेबस, फर्स्ट पार्ट बुक का सिलेबस। अब हम लोग सेकेंड पार्ट बुक का सिलेबस देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट जैसे ही हम लोग अब पलटेंगे तो सेकेंड पार्ट का स्टार्टिंग ही हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमारा जो आता है, इसमें पहला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, GEOMETRY। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर। नियामक ज्यामिति काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ना आवश्यक भी है, क्योंकि इसका उपयोग आप लोग को बाद में होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। और सेकेंड पार्ट में लगभग हाफ ऑफ बुक का सेकेंड पार्ट का हाफ बुक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही छेके हुए है, ठीक है। जब मैं चलूँगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आ करके हम हाफ बुक को रोक देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर चालू हो जाता है वहाँ के बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वो हो जाता है चैप्टर चालू, कैलकुलस का पार्ट हो जाता है, लिमिट वगैरह, जो कि हम लोग 12वीं में चलते हैं। तो अगला इसमें जो चैप्टर है, दूसरा नंबर, कौन सा? दूसरा, वो है हमारा लिमिट। लिमिट को कहते हैं सीमा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का आ जाता है क्या? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, ठीक है। ये सब 12वां में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है सेकेंड बुक में, लिमिट, डिफरेंशिएशन, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग का जो चैप्टर आता है वह है आपका क्या? तो आप लोग इसे सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में पढ़े होंगे, माध्य, बाहुलक, है ना, ये सब जो भी, उसको हम लोग कह देते हैं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी। एंड लास्ट कुछ पार्ट हमको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया क्या? हो गया आपका प्रायिकता, ठीक है। तो ये सब जो चैप्टर है, खासकर प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको 12वां में जब पढ़िएगा तो 11th का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम 12th लिख देते हैं। 12th लिख देने का अर्थ है कि जो जिसमें हम 12th लिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि जब 12वीं की क्लास स्टार्ट की जाएगी तो वो आपका चैप्टर 11th से यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। मतलब उसको 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, चूँकि दोबारा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद लिमिट भी आपको 12th का ही चैप्टर आ जाता है, डिफरेंशिएशन भी आपको 12th का ही चैप्टर आ जाता है। तो सेकेंड पार्ट का जनरली पार्ट आप देख पा रहे हैं कि जनरली एक चीज़ और बच जाता है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, वो लिख देते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन, गणितीय विवेचन, ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि सेकेंड पार्ट में जनरली जो हमारा लार्ज चैप्टर है, जनरली चैप्टर जो है वो 12वां में पढ़ना पड़ता है। इसलिए सेकेंड पार्ट में हम एक ही चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ते हैं और वो भी काफ़ी भयानक चैप्टर है। और ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट और लार्ज चैप्टर माना जाता है, बड़ा चैप्टर ही माना जाता है, वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी सब हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से 11th क्लास में पूरा यदि हम लोग इसको व्यापक कर लें तो मुख्य रूप से 11th क्लास में जो पढ़ने लायक जो हमारा पढ़ते हैं मुख्य रूप से वह है हमारा सेट, नहीं सेट को भी जैसे सेट हम लोग 11th में पढ़ते हैं, सेट, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, पूरा मुख्य रूप से
तीन पार्ट बड़ा है। कौन कौन? तो त्रिकोणमिति, अलजेब्रा और कौन? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3 पार्ट हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जिसमें हमको 6 से 7 महीने समय मुख्य रूप से कंटिन्यूटी क्लास यदि चलता है तो लग जाता है। ओके, तो हम लोग इसलिए पहले इसको बता दिए क्योंकि माइंड में हमारा फ्रेश हो गया कि हम लोग को 11th में मुख्य रूप से पढ़ना है जो चैप्टर है, तो वो कौन सा है? त्रिकोणमिति, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 3 चैप्टर हमको मुख्य रूप से कमांड करना पड़ेगा। मेरा माइंड सेट हो गया। तो हम लोग अब चालू करेंगे चैप्टर, वो है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के ब्रांच में को ब्रांच उसका कितना चैप्टर आता है तो त्रिकोणमिति बताते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से चैप्टर का नाम बता दिए कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना, इससे हमको इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है, परिचित होना है। तो ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए तो अच्छी बात है, या मेरे साथ लिख लिए तो भी अच्छी बात है। इसको मैं आगे डिलीट करता हूँ। बस 10 मिनट और। तो सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, और सिलेबस आपका मुख्य रूप से 11th में मैथ्स में यदि पढ़ना है तो वो है त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट पार्ट बुक आप लोग को ले लेना होगा केसी सिन्हा का, और उसमें आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति में चालू करने के लिए हम लोगों को क्लास हम 10वीं में त्रिकोणमिति पढ़ लिए थे, लेकिन वहाँ पर एक प्रश्न बार बार खड़ा हो रहा था जो उलझन में पैदा कर रहा था एंगल के बारे में। इसलिए जब हम 11th में त्रिकोणमिति जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कोण क्या है, एंगल क्या है, एंगल, ठीक है। तो इसलिए आप देखिएगा लेसन नंबर 4, लेसन नंबर हमने बोला 4, लेसन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में एक चैप्टर आता है, त्रिकोणमिति वहीं से स्टार्ट हो जाता है ना, त्रिकोणमिति स्टार्ट वहीं से हो जाता है, और उस चैप्टर का नाम है कोण एवं उनके माप। तो आज हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एक नहीं। हमने बताया कि पढ़ने का तरीका हमारा सीरीज नहीं है, पढ़ने का तरीका हमको समझना है। लेसन नंबर 4 आज स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कोण एवं उनके माप। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स, ठीक है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले आज पढ़ना है, हम आज थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं, पूरा व्यापक नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर वीडियो आप लोग को भी आदत नहीं लगाना चाहिए देखने का, 20-20 मिनट काफ़ी है, इनफ है। आज हम लोग पढ़ते हैं जो टॉपिक कहते हैं एंगल। होता क्या है समझिए, कोण होता क्या है, एंगल क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक ही आदि बिंदु पर दो किरणों से, एक ही आदि बिंदु पर दो किरणों के झुकाव से जो हमारा ज्यामितीय आकृति बनेगा, ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा, वही कहलाता है क्या, कोण। तो एक यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं, एक ही आदि बिंदु पर दो किरणों के झुकाव से, किरण मतलब रेज है ना, दो किरणों के झुकाव से बनी ज्यामितीय आकृति कोण कहलाती है, कोण कहलाती है। एक ही आदि बिंदु पर दो किरणों, दो रेज है, देखो इसे, ये हमारा रे है ना, ये हमारा रे है, और सॉरी ये रे है और ये रे है, ठीक है, दो रे है हमारा। रे मतलब क्या होता है, किरण। आप लोग किरण जानते हैं कि किरण का एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु अनिश्चित होता है, ठीक ना, और रेखा का दोनों अनिश्चित होता है। रेखाखंड में दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, उसकी लंबाई फिक्स्ड होती है। तो ये किरण है हमारा, एक मान लिया गया किरण OA है, और एक किरण क्या है, OB है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दो किरण आकर के मिला, जब तक ये मीट नहीं करेगा, जब तक मिलेगा नहीं, तब तक वहाँ पर एंगल का निर्माण नहीं होगा। अब मान लो एक किरण मेरा ये हैंड है, एक किरण ये हैंड है, तो इन दोनों के बीच कोण बन रहा है, नहीं,
यदि यहीं पर मिल गया तो इन दोनों के बीच हमारा एक शेप बनेगा, वही शेप कहलाता है क्या, कोण। तो इन दोनों के बीच आपको यहाँ पर देखिए एक शेप बन रहा है, शेप बन रहा है ना, यही थीटा यदि मान लो, यही थीटा कहलाएगा क्या, कोण कहलाएगा। ठीक है, तो एक ही आदि बिंदु पर अब ध्यान दीजिएगा कि जिस बिंदु पर कोण बनता, जिस बिंदु पर हमारा किरण मिलता है, किस बिंदु पर मिला है, ए पर की, बी पर की, ओ पर, तो बिंदु ओ जो है वो कहलाता है शीर्ष, वो कोण का क्या कहलाता है, शीर्ष। जिस बिंदु पर मिलता है वह कोण का क्या कहलाता है, शीर्ष, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वर्टेक्स। ठीक है, स्पष्ट है, मतलब जहाँ पर आपको मिलता है वही कहलाता है वर्टेक्स, वही कहलाता है कोण। अब ध्यान दीजिए, जो दो किरण है, कौन कौन किरण है, किरण OA और किरण OB, तो जो दो किरण है, किरण OA तथा OB, वह कोण की भुजा कहलाएगा। जो किरण मिलता है, मतलब जो किरण कोण का निर्माण करता है, वह किरण ना कहला करके कोण की भुजा कहलाता है, मतलब साइड ऑफ एंगल। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब दूसरा चीज, ये जो हमारा शीर्ष है ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा, है ना। कोण लिखने का तरीका समझिए कि कोण हम लोग लिखते कैसे हैं, रिटेन कैसे करते हैं। तो कोण जब भी लिखिए तो ये कोण का सिंबल हुआ, आप जानते हैं। कोण जब भी आप लिखें तो जहाँ पर कोण बनता है, अर्थात जिस बिंदु पर कोण बन रहा है, मतलब शीर्ष, शीर्ष को हमेशा बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, O पर ना, तो इसको लिखेंगे AOB, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोण BOA, बराबर क्या बन रहा है, थीटा मान लीजिए। तो कहाँ पर बन रहा है, O पर, तो O क्या हो जाएगा, शीर्ष, और जो किरण बना रहा है वो क्या होगा, भुजा, है ना। और लिखने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए बीच में लिखा गया, कहाँ लिखा गया है, बीच में। यदि यहीं पर हम लिख दें एंगल ABO, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ABO का बीच का क्या है, B, मतलब कि B पर कोण बन रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि B पर कोण नहीं बन रहा है, तो ये हमारा लिखना उचित नहीं है। अब आपसे पूछें कि एंगल ABC लिख रहे हैं, तो ABC में हमारा शीर्ष बिंदु क्या होगा, तो शीर्ष बिंदु क्या होगा, B। उसी तरह अब आपसे पूछें कि एंगल XYZ लिख रहे हैं, तो इसमें शीर्ष बिंदु क्या होगा, Y, है ना। तो हमारा स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर भी कोण बनता है जिस बिंदु पर, वह कहलाता है उसका शीर्ष, और जो किरण कोण बनाता है वो कहलाता है भुजा। और लिखने का तरीका शीर्ष हमेशा कहाँ होना चाहिए, बीच में। तो आज हम ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ लिए, सिलेबस समझ गए, क्या क्या पढ़ना ये समझ गए, और उसमें से आज एक चैप्टर चालू हुआ जिसमें से हमने कोण के बारे में समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।